हाँ जी डन। ठीक है। छोटे बच्चे ना छुट्टियों के बाद जब वापस आते हैं ना, उनको ABCD सिखाते हैं, मतलब आई तक सिखा दी, छुट्टियों के बाद आते हैं सब भूल जाते हैं। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ साफ हो गया है। लिखिए अगला टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। हाँ जी, आप बताएं अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो सरफेस टेंशन बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी। क्यों कम होगी, कोई बताएगा? करोगे ट्राई? ट्राई करो, कोई बात नहीं, बताओ। वेरी गुड। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स का आपस का इंटरेक्शन वीक होगा, है ना, लूजली बाउंड होंगे। अगर लूजली बाउंड होंगे तो स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी, है ना। तो आप लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। ठीक है। सेकंड आप लिखेंगे, सेकंड पैरामीटर जो है एडिंग इम्प्योरिटी। कम होगी। बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी और घटेगी तो क्यों घटेगी? फोर्स बढ़ जाएगा, आपके साथ घट जाएगा। एज ए फैक्ट आपको याद रखना है, नोट डाउन करें। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस ऑन एडिंग इम्प्योरिटी। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस ऑन एडिंग इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी ऐड करने पे आपका सरफेस टेंशन घट जाएगा। आप ये बताएं कि कपड़े गर्म पानी से धोने में आसानी होती है ठंडे पानी से? क्या करें? गर्म से, है ना, बर्तन भी और कपड़े भी आपके गर्म पानी से धुलते अच्छे से हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कारण क्या है इसका? कारण ये है कि फॉर एग्जाम्पल जब पानी जाएगा, कपड़े के साथ मिक्स होगा, अगर सरफेस टेंशन ज्यादा हुई तो वो पार्टिकल्स आपस में स्ट्रेचिंग के कारण टूट नहीं पाएंगे, मतलब दूर नहीं जा पाएंगे, बहुत कोने तक नहीं पहुंच पाएंगे कपड़ों के। तो इसलिए जब सरफेस टेंशन कम होगी तो वीक होगा बॉन्ड उनका और पानी टूट के वहां तक लास्ट एंड तक पहुंच पाएगा। तो आप ये लिख लो कहीं पे, क्या मैं बोल रहा हूं कि जब पानी गर्म होगा तो जो पार्टिकल्स का आपस का इंटरेक्शन है वो वीक हो जाएगा। अगर वीक हो जाएगा तो पार्टिकल जो हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वो ब्रेक होके उस लेयर से कपड़े के किसी अंदर के एंड तक पहुंच पाएंगे, है ना। और जब आप डिटर्जेंट डालते हैं, डिटर्जेंट डालने से सरफेस टेंशन और भी घट जाती है। एक तो आपका टेम्परेचर बढ़ाने से घटा सरफेस टेंशन, और एक डिटर्जेंट ऐड करने से, इंप्योरिटी ऐड करने से और घट गई है। ठीक है ना, तो आप लिखें आप सब हेडिंग ले लें, वाई हॉट सोप वाटर इज बेटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। वाई हॉट सोप वाटर, सोप हाँ साबुन वाला पानी, वाई हॉट सोप वाटर इज बेटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। ये पॉइंट ऊपर जो लिखवाए दोनों का एप्लीकेशन एक तरीके से, है ना। क्या होगा? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, और जब आप इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं तब भी सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगी। और सरफेस टेंशन डिक्रीज की है इसका मतलब है कि पार्टिकल्स का आपस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया है। लिखोगे ऊपर लिखवाया ही है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया है, इसलिए पानी आसानी से आपके कपड़ों के बहुत अंदर तक एंटर कर जाएगा और वहां से
निकाल लाएगा धूल मिट्टी को, ठीक है। हाँ जी, इसका बहुत साफ साफ रीजन मुझे भी नहीं मिला, मैंने ट्राई किया था। आप इसको एज ए फैक्ट याद कर सकते हैं, आपको मिले तो मुझे बताओ, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एनर्जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीक्वेंस समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ये एक पार्टिकल है सरफेस पे, इसको बगल वाले पार्टिकल डेफिनेटली एक फोर्स लगा रहे हैं। क्या नीचे वाले पार्टिकल्स भी फोर्स लगा रहे होंगे? ये पार्टिकल्स भी फोर्स लगा रहे होंगे। तो क्या इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स नीचे लग जाएगा? हाँ कि ना? जब क्लास शुरू हुई थी, टॉपिक शुरू हुआ था, किसी ने कहा था कि नीचे वाले पार्टिकल जो लगाएंगे सर वो नीचे आएगा नहीं क्या पार्टिकल? आपने पूछा शायद, आपने पूछा, किसने पूछा था? आपने पूछा था। तो यहां पर नीचे वाले पार्टिकल्स भी फोर्स लगाते हैं, और ये पार्टिकल जो सरफेस के ऊपर है, इसके ऊपर नेट फोर्स नीचे लगता है, तो ये नीचे आता है डेफिनेटली। आपका जब भी कोई, फॉर एग्जांपल अगर वाटर, एक ग्लास में वाटर रखा हुआ है, तो आपको लगता है कि वो रेस्ट पे है, बट बहुत माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो सरफेस के पार्टिकल लगातार, सरफेस के पार्टिकल नीचे आएंगे, कोई नीचे वाला पार्टिकल ऊपर आएगा, आपका वो टर्बुलेंस चलता रहता है। बहुत ऐसा है कि बहुत नेग्लिजिबल सा है टर्बुलेंस, इसलिए दिखता नहीं है हमें, है ना। तो ये पार्टिकल नीचे आएगा क्योंकि नेट फोर्स नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है। इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए नीचे वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर इसके ऊपर एफ नेट नीचे की तरफ है, तो ये पार्टिकल नीचे आएगा। टू फिल दैट वैकेंसी कोई नीचे वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा। अब नीचे वाले पार्टिकल को चारों तरफ से पार्टिकल्स ने अट्रैक्ट कर रखा है। लिखवाऊंगा, पहले समझ लो आप आराम से। इस नीचे वाले पार्टिकल को चारों तरफ से पार्टिकल्स ने घेर रखा है। अगर इसको ऊपर जाना है तो इस पार्टिकल के ऊपर किसी को नेट वर्क डन करना पड़ेगा। ये वैसी ही बात है, अगर आपको घर छोड़ के भागना है तो यू विल नीड सम मनी, है ना। चुराओगे या तो, मैं ऐसा आपको बिल्कुल मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट ये एग्जांपल में आ रहा है। तो या चुराओगे या कोई दोस्त मिलेगा आपको और अच्छा सा, आपका जो दुख सुख का साथी आपका, उससे लोगे आप। तो कुल मिला के अगर इस पार्टिकल को ऊपर आना है, अगर ऊपर आना है तो इसको किसी की हेल्प चाहिएगी, या वर्क डन किसी को करना पड़ेगा इसके ऊपर, या एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स हैं वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या वर्क करेंगे उसके ऊपर, उसके कारण से पार्टिकल ऊपर आएगा, ये पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब जितना वर्क डन इसके ऊपर किया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है। जो सराउंडिंग पार्टिकल इसके ऊपर वर्क करेंगे और उसके कारण से यहां पे आ जाएगा, इस पूरे प्रोसेस के कारण उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसको आप सरफेस एनर्जी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ये आपकी एनर्जी स्टोर होगी इस पार्टिकल में। तो अब ये बताएं, जब पार्टिकल सरफेस पे रहेगा तो उसके पास एक एडिशनल सरफेस एनर्जी हमेशा रहेगी। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं पूरा प्रोसेस एक बार दोबारा से। पार्टिकल ऊपर है, नेट फोर्स नीचे है, आर्यन जाग जाएं। नेट फोर्स नीचे है तो पार्टिकल नीचे आएगा, वैकेंसी क्रिएट हो गई। वैकेंसी को फिल करने के लिए नीचे वाला पार्टिकल ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन नीचे वाले पार्टिकल को चारों तरफ से घेर रखा है। इनके अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए इसको कुछ एडिशनल बाहर से वर्क डन, एनर्जी, सपोर्ट, हेल्प चाहिए। तो सराउंडिंग के पार्टिकल्स वर्क डन करेंगे और ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जो वर्क डन हुआ है उतना वर्क डन के फॉर्म में उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, सरफेस एनर्जी। तो कुल मिला के आप यहां से बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया
अगर किसी पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो क्या उसके ऊपर सरफेस एनर्जी या फिर मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है। अब अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना चाहता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है ज्यादा होती है। पक्का एग्जांपल दे कोई। देखो हाँ ये केमिस्ट्री में भी आता है वैसे। अगर कोई आपका ऐसा बर्तन है स्मूथ है, यहां पे आपने कोई एक मार्बल एक कंचा यहां से ड्रॉप की, तो क्या ये यहां पे आएगा, मतलब ऐसे घूमता रहेगा और कुछ देर के बाद रेस्ट में यहीं पे आएगा सबसे नीचे वाले पॉइंट पे। हाँ जी, ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है ना। तो आप ये पॉइंट अगर आपको आज से पहले नहीं आया तो आप ध्यान रख लेना, क्या जब पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। वापस यहीं पे आते हैं, ये बताया गया कि पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, स्टेबल होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करनी है। यहां पे देखें आप, अगर किसी लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। और अभी हमने बात की थी शुरुआत में, क्या हर लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मिनिमाइज करता है अपने एरिया को। क्यों? बिकॉज इट वॉन्ट्स टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो स्ट्रेचिंग करता है और स्टेबिलिटी को अचीव करता है। ठीक है, देखेंगे आप ये पॉइंट। पहले सिर्फ ये डायग्राम बना लो और फिर आगे सीक्वेंस में लिखा रहा हूं। हाँ जी बच्चे, पुनः प्रसारण किया जाए। ठीक है जी, रिप्ले होगा अभी ना। क्या करें, नहीं मतलब कि इसकी इन्होंने एनर्जी प्रोवाइड की, ऊपर चला गया, फिर नीचे आकर घट गई, तो सर्कल नहीं चलता रहता। अगर सिस्टम आइसोलेशन में है, बाहर से कोई एनर्जी एंटर नहीं कर रही है, तो अपने आप में सिस्टम चलता रहेगा। आप क्या करें बताएं। ये देखो आप, अभी हमने कहा कि पार्टिकल अगर सरफेस पे है तो ज्यादा एनर्जी है उसकी बस, है ना। तो अगर सरफेस, ओपन सरफेस जो है वो बड़ा हो जाएगा तो पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस विल बी मोर। तो ज्यादा पार्टिकल सरफेस के ऊपर हैं तो ज्यादा एनर्जी हो गई, तो ज्यादा एरिया तो ज्यादा एनर्जी। ठीक है ना। देखिए आप, ड्यू टू नेट फोर्स, मैं इस सरफेस पार्टिकल के बारे में बोल रहा हूं, ड्यू टू नेट फोर्स डाउनवर्ड, ड्यू टू नेट फोर्स डाउनवर्ड, कोमा surface particles tend to go downward, due to net force downward, comma surface particles tend to go downward, full stop, bulk particles, bulk particles try to fill this vacancy। bulk particles में तो नीचे वाले particles, bulk particles try to fill this vacancy, comma
but they have to overcome cohesive force. They have to overcome cohesive force of surrounding particles to go at top. They have to overcome cohesive force of surrounding particles. They have to overcome cohesive force of surrounding particles to go at top. To go at top. Full stop. Work need to be done. Work need to be done to make this happen. To make this happen. ठीक है ना? Full stop. This work done will be stored as this work done will be stored as surface energy. This work done will be stored as surface energy और पोटेंशियल एनर्जी एक बार पैराग्राफ पूरा पढ़ लें और देखें आपको सीक्वेंस समझ में आया क्या क्या बोल रहे हैं ठीक है 2 लाइन छोड़ के एक और पैराग्राफ लिखेंगे इसी के बारे में अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर थियरी according to molecular theory of surface tension according to molecular theory of surface tension the molecules on surface have certain additional energy due to their position हाँ जी बेटा certain additional energy due to their positions full stop this additional energy of surface is called surface energy this additional energy of surface is called surface energy ठीक अगर कहीं पे आपको डिफाइन करना आ जाएगा डिफाइन सरफेस एनर्जी तो सेकंड वाला पैराग्राफ आप लिखेंगे पहले वाला आपको पूरा प्रोसेस समझाया गया एक तरीके से और सेकंड वाले में टू द पॉइंट बताया गया है कि क्या है ठीक इसके अलावा आप इसका एक फ्लो चार्ट बनाना चाहें तो बना लें अगर सरफेस उसी बात को समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट है अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा तो क्या उसकी सरफेस एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी अगर पार्टिकल लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो उसकी सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो आपका सिस्टम क्या हुआ सिस्टम अनस्टेबल होगा और अगर ये जाना चाहता है स्टेबिलिटी की तरफ टू अचीव स्टेबिलिटी अगर स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा सरफेस एनर्जी को कम करना पड़ेगा और सरफेस एनर्जी को कम करना है तो आपका सरफेस एरिया
एरिया कम करना पड़ेगा, और इस सरफेस एरिया को कम करने के लिए ही आपके लिक्विड सरफेस में स्ट्रेचिंग होती है, और इसी स्ट्रेचिंग को आप बोलते हैं सरफेस टेंशन। विनु 5 मिनट रुकना, टॉपिक 5 मिनट का है, अगला वो करके जाना। आगे बढ़े। आपको विंटर ब्रेक की जरूरत पड़ेगी क्या? अच्छा, ठीक, बताओ बेटा। स्ट्रेच करने से कह रहे हैं? हाँ जी, स्ट्रेच कर रहे थे, आप स्ट्रेच कर रहे थे। हाँ जी, स्ट्रेच करने से आप देखो, अगर एक एक आपने बलून की लेयर को ऐसे स्ट्रेच किया है और अपने आप को स्ट्रेच करना चाह रहा है, जैसे आप फोर्स कम करोगे तो स्ट्रेचिंग के कारण ही तो वो कम होगा ना। अगर आप उसको छोड़ोगे तो उसके उसके पार्टिकल्स के अंदर स्ट्रेचिंग है, तभी तो वो इलास्टिक वापस वहीं पे आ जाएगा, है ना। तो स्ट्रेचिंग होने के कारण वो सरफेस एरिया कम होगा आपका। तो आप अपनी तरफ खींच रहे हैं सारे पार्टिकल्स सब एक दूसरे को। डेरिवेशन ऑफ सरफेस एनर्जी। देखिए आप, ये एक आपका फ्रेम है, फिक्स फ्रेम है, मेटल फ्रेम आप बोल सकते हो इसको, लोहे की तार है एक तरीके से, फिक्स फ्रेम है। एक ये मूवेबल वायर है, मूवेबल वायर है, और इसको आपने एक साबुन के पानी में डुबोया और इसके ऊपर एक सोप फिल्म बन गई। फिल्म का मतलब एक लेयर, आपकी छोटी सी पतली सी लेयर बन गई साबुन के पानी की। अब ये मान लीजिए आप, ये लेंथ है L, ये है X। क्या ये जो यहां पे इस लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, यहां जो पार्टिकल्स होंगे वो इस वायर के पार्टिकल को पीछे खींच रहे होंगे क्या? स्ट्रेच होना चाह रहे हैं, खींचेंगे। अब इस फिल्म की दो लेयर्स हैं, दो सरफेस है बेसिकली। आपकी जो थिन फिल्म बनी, उसका उसकी एक लेयर इस साइड भी है और एक इस साइड भी है। भले ही आपकी फिल्म कितनी भी थिन क्यों ना हो, अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो उस लेयर के अंदर बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स होंगे, एक बहुत सारी लेयर्स होंगी। तो जो फ्री लेयर है वो दो हैं, दो फ्री लेयर है, समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी उस तार को पीछे खींचेंगे, और नीचे वाली लेयर के भी पीछे की तरफ खींचेंगे, इस तरफ फोर्स लगेगा। लेट से इस मटेरियल का सरफेस टेंशन जो है वो है S। तो पीछे की तरफ जो फोर्स लगा वो लगेगा S इंटू एल, और ऊपर की तरफ लगा वो भी एस एल इंटू एल, एस इंटू एल। दो लेयर थी, तो यहां वाला जो फोर्स है वो S इंटू एल बना,
और इस साइड वाला बना S इंटू एल। कुल मिला के अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसका, तो फोर्स लगा एस एल प्लस एस एल इक्वल टू 2SL। बताइए ये बात ठीक है क्या? पक्का? नहीं बात बनी। आप उस थिन फिल्म को, ये लोहे की तार है और जो फिल्म है उसका एक पोर्शन इस साइड है और एक इस साइड है। ये पार्टिकल्स, आपको पता है किसी भी इमेजिनरी लाइन के ऊपर पार्टिकल्स पीछे की तरफ खींचेंगे दूसरे को, तो इस पे फोर्स पीछे लगेगी। सरफेस टेंशन यदि S है और लेंथ L है, तो S इंटू एल फोर्स बन जाएगा एक सरफेस पे, और इस पे भी S इंटू एल, तो 2SL हो गया। पक्का? तो पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स 2SL है आपका। ये आपका है स्ट्रेचिंग फोर्स बोल लो, रिस्टोरिंग फोर्स बोल लो। अब आपको ये निकालना है कि इसको फर्दर डेल्टा एक्स मूव करने पे, यहां पे एक्स लोकेशन पे था, फर्दर डेल्टा एक्स पे मूव करने पे आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? मैं वर्क डन करना पड़ेगा ना, क्योंकि फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। अगर आप उस तार को आगे की तरफ ले जाना चाहते हो, आप एक्सटर्नल लगा के, यहां पे आप एफ एक्सटर्नल लगाओगे और आगे की तरफ स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो दैट वर्क डन dw इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। और आप इस स्ट्रेचिंग को स्लोली कर रहे हो, आप इसको स्लोली आगे मूव कर रहे हो, तो दिस एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू दिस फोर्स 2SL डेल्टा एक्स। जितना आप वर्क डन करोगे, क्या स्ट्रेच करके जब आप उस लेयर के एरिया को बढ़ा दोगे, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन सरफेस विल इंक्रीज और डिक्रीज? अगर मैं इसको स्ट्रेच करके एरिया बढ़ा दूं, तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग ऑन सरफेस विल इंक्रीज? बढ़ जाएंगे पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स बढ़ गए हैं तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जितना आप वर्क डन करोगे, दिस वर्क डन विल कन्वर्ट इनटू सरफेस एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो, सरफेस एनर्जी मान लो, उसके बराबर रहेगी S 2L डेल्टा एक्स। आप ये बताओ, ऊपर वाले जो फिल्म है उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा? L इंटू डेल्टा एक्स, इतना ही नीचे बढ़ जाएगा। तो आपका टोटल एरिया में जो इंक्रीमेंट आया वो कितना आ गया? L डेल्टा एक्स प्लस L डेल्टा एक्स, 2L डेल्टा एक्स। तो दिस टर्म रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन एरिया। ये आपका आ गया चेंज इन ये कितना आ गया? चेंज इन एरिया। फिर से समझ लो आप एक बार। आपने यहां पे इस जो फ्रेम दे रखा है, एक मूवेबल वायर है, इसको मूव किया। मूव करने में आपको पता लगा कि वर्क डन करना पड़ रहा है, और वर्क डन करने से आपका एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ने से आपकी एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है? तो जो आपने वर्क डन किया है वही आपकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो दिस इज चेंज इन सरफेस एनर्जी एंड दिस इज चेंज इन एरिया। तो आप सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा यू इक्वल टू एस डेल्टा ए, या एस इक्वल टू डेल्टा यू बाय ए।
हमने सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला निकाल लिया है। अभी तक देखा था सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ थी, अब क्या आ गया, चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया। इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, दिस टर्म कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन surface energy, SE is surface energy per unit change in area। जो सीक्वेंस आज कराया है सरफेस टेंशन का, सरफेस एनर्जी का, कल उसको पढ़ के आओगे तब आगे का समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। रिवाइज करना कंपलसरी आज की क्लास। इतना ही करते हैं, थैंक यू।